हेलो गाइस, आज हम चालू करेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने हैंड रिटन नोट बनाए हैं, इनसे आपको मैं अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। शॉर्ट है बिल्कुल। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रिया एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इलेक्ट्रिया और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, द ग्रीक फिलोसोफर थेल्स द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल व्हेन रब्ड ऑन दी अदर मटेरियल। ये कह रहे हैं कि जब जो साइंटिस्ट है ग्रीक फिलोसोफर थेल्स है, उन्होंने क्या देखा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है? अट्रैक्टिंग हो रहा है और रिपल्सन। ये चीज़ें देखी उन्होंने दो वस्तुओं को रगड़ने पर आपस में, तो वहीं से ये इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने ही पहली बार ऑब्जर्व किया था इस चीज़ को। आगे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट के दो फंडामेंटल लॉ है। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक है, पहला चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए, जब हम अगले पॉइंट में क्या, व्हेन टू बॉडीज अट्रैक्ट टू ईच अदर देन अनलाइक चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब दो बॉडीज है B1 और B2, अगर मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये दोनों क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ये भी इधर आएगी और ये भी इधर आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्शन होता है हमेशा। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या है कि व्हेन टू बॉडीज रिपेल टू ईच अदर देन लाइक चार्ज। जब लाइक चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो वो क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। या नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो वो भी क्या करेगा? रिपल्सन। ठीक है, तो अट्रैक्शन कब होता है? जब अनलाइक चार्ज हो, और रिपल्सन कब होता है? जब लाइक चार्ज हो। ठीक है, अगला होता है अपने कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या है? कूलम्ब लॉ वो है, देखिए हम पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। कूलम्ब लॉ है, जब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, दो चार्जेज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस R है। ठीक है, उनको रखा गया है R डिस्टेंस पर। तो ये कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब इनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। F इक्वल्स टू, और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसकी जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको अपन 1/R स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए पूरी डेफिनेशन इसको, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन अ पेयर ऑफ चार्ज। पेयर ऑफ चार्ज कैसे? Q1 और Q2, तो क्या हो गया? एक पेयर हो गया। तो पेयर ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। दोनों की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, जब Q1 और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्या है? के है एक कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के का मान क्या होता है? के इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है, जो किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है? चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एन इबोनेट रोड इज रब्ड विद फोर। जब हमने एक इबोनेट रोड को फर के साथ में रगड़ा तो क्या हुआ? जो इबोनेट रोड है उस पर क्या दिखा? नेगेटिव चार्ज, और फोर पे क्या दिखा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो इबोनेट है उसने क्या किया? जो नेगेटिव चार्ज है ना, दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव मूव्ड फ्रॉम फूर टू इबोनाइट। जो इबोनाइट है उस पर तो नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज किन में होता है? इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से? फूर से इबोनाइट में गए, तो क्या मिला? जो इबोनाइट है वो नेगेटिवली चार्ज। तो जो नेट चार्ज है सिस्टम पे, देखिए ये रोड है और ये फोर है, तो हम इनको रगड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने भी इसको चार्ज दे दिया, तो ये इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन पूरा ये सिस्टम है, पूरा क्या है? ये सिस्टम, इसमें से इसमें चार्ज गया, लेकिन सिस्टम से बाहर तो नहीं गया ना। तो इसमें क्या है? जो सिस्टम है उसमें नेट चार्ज क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है, वो कभी घटता, मतलब सिस्टम के अंदर तो घटता बढ़ता है, लेकिन सिस्टम है ना, सिस्टम वो कॉन्स्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? तो सो चार्ज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसलिए चार्जर को, जो वो चार्ज होता है उसको, जैसे चार्ज है इनमें, उनको क्या ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना तो हमने इनको क्रिएट किया और ना डिस्ट्रॉय किया, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें क्या होता है? केवल चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है।
जबकि इसमें ना तो वो खत्म होते हैं और ना उनको पैदा किया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इंसुलेटर कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इंसुलेटर आर बेड कंडक्टर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट दे कैन बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन करते हैं हम, जब तो उनमें चार्ज बह जाता है, ठीक है। ऊपर बेस से नहीं बहता है, जैसे इंसुलेटर लकड़ी हुई इनमें, ठीक है। अब आती है बात कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर फ्री चार्ज होते हैं, ये मूव करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। फ्री फ्लो चार्ज होते हैं इनमें। करंट क्या होता है? करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है? क्यू चार्ज टी टाइम में, इसमें टी टाइम में क्यू चार्ज बह रहा है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये किधर, ये इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यू टाइम में, मतलब टी टाइम में क्यू चार्ज बह रहा है, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का बहना रेट के साथ में, वही क्या होता है? करंट। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्योंकि इसमें मापते हैं अपन कूलम और टी को टाइम सेकंड में, ठीक है। कूलम अपन सेकंड, और उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ओके। मैग्नीट्यूड नहीं होता इसमें। देखिए अपना चल रहा था कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उनके सिंबल के बारे में, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको सिंबल बता देते हैं। जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका सिंबल ये होता है, रजिस्टर होता है उसका ये होता है, और उसके आगे है सेल। सेल का बेसिकली होता है ये प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्यूज। देखते हैं हम आपको अगले पेज में सिंबल देखते हैं। फ्यूज, फ्यूज का क्या होता है? ये फ्यूज का होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये दो प्रकार के होते हैं, ये होता है ओपन और ये होता है क्लोज्ड, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए प्लग की, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ऊपर जिसमें ये नहीं है ओपन होता है, और जिसमें क्या है वो क्लोज होता है, ठीक है। अगली बात है बैटरी। बैटरी में क्या होता है? जो सेल की तरह ही है ये, लेकिन इसमें कई सारे अपन सेल जोड़ देते हैं, तो उसी को अपन क्या बना देते हैं? बैटरी। ये होती है बैटरी। सेल होता है ओनली दिस, ओके। अब आती है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, सिंपल है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है अपना प्लस माइनस। अमीटर क्या होता है? अमीटर होता है ये प्लस माइनस, ठीक है। पहले हमने आपके लिए तैयार किए नोट्स, लेकिन हम आपको साथ के साथ बताते चल रहे हैं। और जो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो ऐसी होती है वो देखिए, वो क्या होती है? प्लस माइनस। ये क्या करती है? ऐसे ही कुछ इस प्रकार से चलती है, आप आगे क्लासों में पढ़ोगे ये, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी से। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? वो सीधा चलता है, उसमें इसमें होती है हाफ साइकिल, ये पूरी क्या होती है? फुल साइकिल। और डायरेक्ट करंट तो बिल्कुल सीधा चलता है कांस्टेंट उससे, ठीक है। लेकिन ये चेंज होती रहती है साइकिल इसकी, तो ठीक है। ये अगली क्लास में पढ़ेंगे 11th में। अब देखते हैं हम एक क्या बनाते हैं, स्विच सर्किट, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें जोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक बल्ब जोड़ देते हैं, ये क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से अपन ने एक की जोड़ दिया, ये क्या है? ओपन। और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दो या सेल जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दीजिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखिए ये बल्ब जब तक नहीं जलेगा, जब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये क्लोज सर्किट, क्लोज की, और ये सेल और ये बल्ब, ये क्या बनेगा? अपना सर्किट। आगे बात समझो, ठीक है। अगली बात हम बताते हैं आपको जो इसी डायग्राम के बारे में है, कि a diagram which show how different component in a circuit have been connected using conventional symbol for the component is called a circuit diagram। सर्किट डायग्राम के बारे में है, उसकी डेफिनेशन है कि जो हम कन्वेंशनली तरीके से जो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, एक जो सिंबल्स हैं उनके कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं पूरे, इनको मिला के एक सर्किट बनाते हैं, वही सर्किट डायग्राम कहलाता है, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है उनका एक सर्किट बनाते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं क्लोज में, तो वो क्या होता है? एक सर्किट होता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ से इनफाइनाइट जो यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, और इसको यहाँ पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे यूनिटी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जिस पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको यहाँ पे ये लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिंग फ्रॉम इनफाइनाइट विच वर्क इज डन,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। एक इनफाइनाइट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन किया जा रहा है उसी को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इफ़ डब्ल्यू इज द वर्क डन, क्यू इज द चार्ज, डब्ल्यू वर्क डन है और क्यू चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी से अपन इसको लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट। आगे बात समझ में। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बी पॉइंट है, यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उसमें क्या था, ए पॉइंट पे कहाँ से, इनफाइनाइट से, वो पॉइंट पता नहीं था, इनफाइनाइट से ला रहे थे। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू वन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। डब्ल्यू, हाँ, वी इंटू वी ए बी का जो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क डन टू कैरी चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी इज क्यू। तो द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज बी। तो देखिए इसको वी ए बी, ठीक है, इसको वर्क डन कितने में, क्यू बी माइनस क्यू ए, यस, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओम्स लॉ होता है कि जब कोई वायर है उसमें अपन करंट आई देंगे तो आई के मतलब जो इसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज की, मतलब जो इसके एंड्स पे जो वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये होता है वी पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है ये मतलब एम्पियर या आई, एम्पियर इसकी यूनिट होती है इसलिए एम्पियर नहीं तो करंट आई, ठीक है, ये होता है। तो आई इक्वल्स आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और वी इक्वल्स टू आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू आई आर, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू आई आर, अपन इसको वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी लिख सकते हैं या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसलिए इसमें कैसा है, स्ट्रेट लाइन आएगी इसमें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओके। जैसे यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 तो यहाँ 3 4 4, इस प्रकार से बढ़ेगा। जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ये कांस्टेंट आया है वी इक्वल्स टू आई आर, जो आर कांस्टेंट आया है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है जो करंट में बाधा उत्पन्न करे, करंट फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। तो हम इसकी सीधी सी डेफिनेशन बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, द फ्लो ऑफ करंट, द ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द ओपोजिशन फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट का बहने में अपोज करे, तो द ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो द ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो करंट का जो बहेगा उसमें जो बाधा उत्पन्न करेगा, वो करंट को रोकेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अपने करंट का अपोज करेगा, करंट को यहाँ से पास नहीं होने देगा, कुछ करंट को ये कहा जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, तो वही होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करंट, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, जिसको डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। अगला क्या है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए वायर कैरिंग 1 एम्पियर करंट व्हेन 1 वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स हैंड्स, ठीक है। ये कैसे आया, आर की वैल्यू 1, कि जब अपन ने फॉर्मूला पढ़ा वी इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वही कह रहा है कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए वेरिंग 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट इसमें से जा रहा है और 1 वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है, तो 1 अपॉन 1, तो आंसर कितना आया 1। तो अगर हम 1 एम्पियर करंट किसी वायर में देंगे और 1 वोल्ट हम वायर में देंगे तो हमें रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 ओम मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। किस किस फैक्टर से इफेक्ट होता है वो भी देख लेते हैं। तो 1 मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन, जो रेजिस्टेंस है वो एक वायर की जो कंडक्टिंग वायर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, वायर है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, R इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, L अपॉन ए, ठीक है। तो वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी है उसके तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई ए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। और
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जब जाके हमें क्या मिलता है, ओम एल बाई ए, ठीक है, एल बाई ए, ठीक है, इसमें गलत है थोड़ा। अब देखते हैं हम रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी देखते हैं तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वायर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मिनट, ये वायर है, ये अपन ने थोड़ा सा इसमें से काट लिया। ये क्या है, ये कि यूनिट लेंथ ले ली और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ले ली। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है यूनिट का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन वाले एरिया और यूनिट लेंथ वाले वायर में जो रेजिस्टेंस उपलब्ध होता है उसी को अपन रेजिस्टिविटी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगला है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, वो क्या होती है, ओम माइनस मीटर, तो होती है ओम माइनस मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रेफर टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी जस्ट अपोजिट होती है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की जस्ट अपोजिट होती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। हाँ, रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो ये भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और जो कंडक्टिविटी उसकी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या महो भी लिख सकते हैं इसको, महो और मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वायर है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो ही नहीं होगा, उस पूरे करंट को यहाँ पर रोक दिया जाएगा, तो वायर क्या होगा, गर्म नहीं होगा क्या, तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो रेजिस्टिविटी को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इंसुलेटर है बिल्कुल, उसमें तो फ्लो नहीं होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं जो इंसुलेटर भी नहीं होते और कंडक्टर भी नहीं होते, उनके बीच की अवस्था होती है, उसको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर भी नहीं होते और कंडक्टर भी नहीं होते, दोनों के बीच की अवस्था, उसको बोलते हैं अपन सेमीकंडक्टर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर कम हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगा, यस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना सेमीकंडक्टर का, तो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, क्यों वो आप 11th में नहीं 12th में पढ़ोगे। जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन में जब रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे उसमें करंट फ्लो नहीं होता। जैसे जैसे उसमें अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो करंट हमको मिलेगा, यस। और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट बढ़ेगा, इसलिए कहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलॉय में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। देखिए अभी हमने आपको बताया वही होगा। मटेरियल हैविंग रेजिस्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ द इंसुलेटर एंड कंडक्टर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये देखिए अभी आपको बता दिया है। तो मटेरियल विच लूज देयर रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं कि जो लो टेम्परेचर पे अपनी रेजिस्टिविटी को खत्म कर देते हैं वो सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कम टेम्परेचर पे ही रेजिस्टिविटी होती नहीं है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी खत्म हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होएगा ज़्यादा और वहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है, देखिए प्रूफ भी करा दूंगा लेकिन समय इतना नहीं है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, ये होती है अपनी सीरीज, ठीक है, ये होती है अपनी सीरीज। इसमें इतनी जगह है नहीं, यहाँ पे एमीटर जोड़ दीजिए, ये यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है, की भी लगा देते हैं। ये R1 R2 R3 जोड़ रखा है, वोल्टेज भी। तो सीरीज में बेसिकली होता क्या है कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये होता है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये होता है पैरेलल में। देखिए सीरीज में और पैरेलल में ये रहा, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, देखिए हम, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, वो ये है जो सीरीज होती है उसमें करंट सेम रहता है, और जो पैरेलल उसमें क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, ठीक है। करंट अलग अलग रहेगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट वर्क दैट हैज डन इन ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वही होती है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, यहाँ पे कोई चार्ज है, उसको यहाँ पे लाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, जितना वर्क डन हुआ है ना उसी को, जैसे अपने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, वही चीज़ है ये। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। भाई वर्क डन किस इनफाइनाइट पॉइंट से अपन ए पॉइंट पे ला रहे हैं तो उसमें क्या हुआ वर्क डन, तो वहाँ पे एनर्जी भी तो खत्म होती है, तो वही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टू क्यू इंटू वी। ठीक है। क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी इंटू वी बराबर डब्ल्यू। ओके। तो देखते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू वी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, आई इंटू आर, तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। और डब्ल्यू इक्वल्स टू इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है। तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है। तो ये अपनी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसकी यूनिट होती है जूल। ओके। एनर्जी की ज़्यादातर जूल होती है, ध्यान रखना इस बात का। जूल हीटिंग लो क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और एच इक्वल्स टू ये होता है जूल हीटिंग लो व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू ए रजिस्टर। जब हम ये रजिस्टर है इसमें से जब हम करंट फ्लो करते हैं तो ये क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। करंट को रोकेगा तो बेसिकली हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट क्या है, जूल हीटिंग एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हीट प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, मतलब टी टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब जो टी टाइम है उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, जिसको पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। और डब्ल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी बाई टी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। एक मिनट, ये लिख सकते हैं अपन, इसको मिटाने दो। ठीक है। हाँ, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर इंटू आर भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से इससे बन जाएंगे यहाँ पे आसानी से। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इसको वोट होती है, इसकी यूनिट पावर की यूनिट होती है वोट। ओके। अब बात आती है टू कैलकुलेशन ऑफ पावर हाउस ऑफ होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। पावर हाउस किलो वोट आवर। ठीक है। किलो वोट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है। 1 किलो वोट इक्वल्स टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। ओके। नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हाउस होल्ड, नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टोटल यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। देखिए फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर द वायर विच मेल्ट ब्रेक द सर्किट एंड प्रिवेंट द डैमेज वेरियस एप्लियंस इन हाउस होल्ड कनेक्शन कॉल्ड फ्यूज वायर। कई सारे कनेक्शंस को जो बचाता है प्रिवेंट डैमेज होने से, जैसे मेल्ट होने से, ब्रेक होने से, वायर का मेल्ट हो जाना, ब्रेक हो जाना, इन सभी चीज़ों से जो बचाता है वो होता है फ्यूज वायर। उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर बोलते हैं। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड लेड, इनका बना होता है। ठीक है। तो द थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीज द मैक्सिमम सेफ करंट दैट कैन फ्लो इट। तो जितना मोटा का फ्यूज वायर होगा उतनी मैक्सिमम सेफ होगी। ठीक है। उतना ही मैक्सिमम सेव करेगा वो करंट, मतलब जितना मोटा वायर हम देंगे उतना ही अच्छा रहेगा करंट को रोकने में। ओके। तो ये हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म।